गुड इवनिंग बच्चों। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, और पढ़ा था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। हम बोलते हैं कि आज हम पढ़ेंगे एवरेज या रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज और रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हमारा टॉपिक है आज का, जिसको हम कहते हैं एवरेज और रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखो, जो एवरेज और रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको कैलकुलेट किया जाता है कौन से आधार पे? तो इसका बेसिस ये है कि कोई भी पर्टिकुलर आइसोटोप्स एटमॉस्फेयर में कौन से परसेंट में, कौन से कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। किसके बेसिस पे? कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर आइसोटोप्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण के अंदर वो आइसोटोप्स किस रेशियो में, किस परसेंट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम एवरेज या रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक, तो जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक, अब इसके एटमॉस्फेयर में दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 35 वाला और दूसरा होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 37। अब ये 35, ये 37, ऑब्वियस है कि ये दोनों आइसोटोप्स हैं। अब देखो, ये और ये एटमॉस्फेयर में इसका रेशियो होता है 3:1। ठीक, अब एवरेज या रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको कहते हैं m इंटू ए प्लस n इंटू बी अपॉन m प्लस n। ठीक, m क्या है? m है रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स। ए क्या है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स। ऐसा ही हमारा देखो एन क्या है? रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास? बी बचा। तो यह है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स। बात समझ में आ रही है? तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इससे हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, आपने समझा कि इसमें ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर m रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स है, a एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप है, n रेशियो ऑफ सेकंड आइसोटोप है, और b एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप है। अब देखो, इसको इरेज करते हैं, इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। इसको इरेज करें। अब देखो, अगर इसको हम हटा देते हैं और वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो m जो है वो रेशियो है, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। तो इसका रेशियो कितना है? 3, तो 3। a क्या है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है? 35 रख दिया हमने। ठीक, उसके बाद प्लस n क्या है? रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप। तो ये सेकेंड आइसोटोप कितना है? इसका रेशियो क्या है? तो 1 है। ठीक, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप कितना है? 37 है। ठीक, नीचे क्या है? m प्लस n। तो m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 1 है, रख दो 3 प्लस 1। जब इस पूरे को तुम कैलकुलेट करोगे, मुझे तो याद है आप भी कैलकुलेट करोगे, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 37.5। ठीक, 35.5। अब ये आएगा 35.5। अब आपको याद होगा कि जब भी आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास लोगे तो ना 35 लोगे ना 37 लोगे, कितना लोगे? 35.5
5 लोगे। आपने आपने देखा भी होगा कि जब हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लेते हैं तो रिलेटिव या एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, और जो कि बुक्स में क्या दिया रहता है 35.5। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है। अब इसमें आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि m क्या है, n क्या है, a क्या है, b क्या है। ठीक, अगर ये याद रखते हो तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलो अब देखते हैं बेटा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया एवरेज और रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। समझते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, नापने का एक तरीका है। ठीक, ये याद रखना। अब मोल कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे मान लो आप मार्केट जाते हो, आपने बोला कि आई नीड 1 डजन ऑफ बनाना, तो आपने बोला या बोला आई वॉन्ट टू बाई 1 डजन ऑफ बनाना, तो उसने बोला कि उसने आपको 12 पीसेस दिए या 12 आर्टिकल दिए, क्योंकि एक दर्जन के अंदर 12 पीस होता है, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। या 1 स्कोर जो होता है उसके अंदर 20 आर्टिकल्स होते हैं, या 1 ग्रॉस जो होता है उसके अंदर 144 पीसेस या आर्टिकल्स होते हैं। ठीक, ये कहना नहीं है आप, जब आप बोलोगे 1 डजन तो वो 12 देगा। उसी तरह किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलो या एंटिटीज बोलो, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है वो इतना होता है। और ये बताया था एवोगैड्रो ने, इसीलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अब देखो, तो हमने यहां लिख दिया एंटिटीज लिख दो या पार्टिकल्स लिख दो। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स देखो, हमारा एटम भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स हमारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक, ये पार्टिकल्स हमारे आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1 मोल ऑफ सोडियम, तो कितने पार्टिकल्स होंगे? तो ऑब्वियस है कि इतने पार्टिकल्स होंगे। बहुत सारी बुक में ये 3 दिया होता है, 6.023। अब सोडियम एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो यहां हम एटम लिखेंगे। ठीक, अब मान लो हमने लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, तो इसमें भी इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक, यहां आप एटम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूल। अब मान लो हमने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब इसको हम देखना चाहते हैं कि इसके एटम में कितने पार्टिकल्स हैं, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ एटम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हाइड्रोजन के पास जितने एटम है उससे हमने इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मान लो हमने कहा कि 1 मोल ऑफ ओलियम H2S2O7, इसमें कितने पार्टिकल होंगे? तो इसमें भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। अब यहाँ देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना, तो यहाँ हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। लेकिन अगर हमको इसको एटम्स के फॉर्म में चेंज करना तो हम क्या करेंगे? कितने एटम्स हैं इसमें? 2 2 4 और 7 11 11 इंटू 6.022
6.22 इंटू 10⁻23। अब क्या लिखेंगे आगे आगे एटम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये है क्या, मोल का कॉन्सेप्ट। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब देखो, 1 मोल जो होता है, 1 मोल वो इक्विवेलेंट होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। 1 mole of any substance is equivalent to atomic mass of that atom। किसी भी एटम का हमने क्या लिखा, 1 mole of any substance is equivalent to their atomic mass। अब देखो, इसको इरेज करके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी जो मोल होता है वो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, उसके एटॉमिक मास के। तो यहां क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का यहां मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। ठीक, अब देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.00 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम के लिए आया। अगर 1 ग्राम के लिए निकालना चाहो तो क्या करोगे, 2/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो आपने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है उसके एटॉमिक मास के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन कितने के बराबर किया, 2 ग्राम के। ठीक, अब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, अब ये कितने के बराबर है, 2 ग्राम के। अब तब 1 ग्राम में निकालना हो तो अब क्या करोगे, 2/एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो इसी एवोगैड्रो नंबर का मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मोल को निकालते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तब उसको देखने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा कि हाउ। देखो बच्चों, नेक्स्ट है कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तरीका है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। कैसे करते हैं, मोल इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सपोज क्वेश्चन है कैलकुलेट number of moles in 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इस फॉर्मूले से करते हैं। मोल पूछ रहा है ना, तो मोल। ठीक, वेट गिवन कितना दिया है, 98 ग्राम, 98 लिख दो। मोलर मास कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का 2 होता है, यहां निकाल देता हूं। देखो H2SO4, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और कितने ऑक्सीजन है, 4, तो कितना लिखेंगे, 64। 64 32 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 98। तो वेट गिवन 98 है और मोलर मास भी कितना है, 98 है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे निकालते हैं, पहला तरीका ये। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 या 90 ग्राम ऑफ C6H12O6, इसमें तो कैसे करोगे, मोल इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर मास।
तो वेट गिवन कितना है 90। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, कितने कार्बन है 6, तो 12 इंटू 6 यहां कर देते हैं, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 12 प्लस 72, ऐड करोगे तो आएगा 180। ठीक, तो मोलर मास कितना हो गया 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा क्या आ जाएगा 0.5 मोल्स। तो ऐसे हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, व्हेन नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन रहेगा तो कैसे निकालोगे, तो निकालोगे मोल इक्वल टू n अपॉन एन ए लिखो या n नॉट लिखो, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक, n क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट number of moles in 3.01 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। एंटिटीज भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है, सॉल्व तुम करना। ठीक, मोल इक्वल टू एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, रख दो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23। एन नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही हमारा नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक, तो दूसरा तरीका ये होगा। एक और तरीका है व्हेन वॉल्यूम गिवन, तो जब वॉल्यूम गिवन रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मोल इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, बस ये 3 तरीका है। ठीक, दूसरा क्या था, मोल इक्वल टू n अपॉन n नॉट या Na, कुछ भी लिख सकते हो। पहला क्या था, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। अब आपके बुक्स में कुछ न्यूमेरिकल दिए होंगे इस मोल कॉन्सेप्ट पे, इसको करिए, नहीं आता है तो जरूर पूछिए। ठीक, तो ये था मोल कॉन्सेप्ट और हम आज के लिए इतना ही करते हैं। आप नोट्स चाहो तो बना सकते हो, वीडियो के दौरान आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ते हैं। नोट्स जरूर बनाइए और वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू।